मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज इस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं और इसका एक प्यारा सा नोट्स आपके सामने ला रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स तैयार करने के लिए। बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हें बेसिक जानकारी देने जा रहा हूं, उसको पहले ध्यान से समझें। बच्चों, इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक मूल कण है। ये आपको पिछली कक्षाओं में बताया जा चुका है। आपको ये बताया जा चुका है कि परमाणु एक विभाज्य कण है। ये मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको ये बताया था कि परमाणु एक विभाज्य कण है। विभाज्य कण है और परमाणु जिन कणों से मिलकर बच्चों बना होता है उनको हम मूल कण कहते हैं। यानी कि परमाणु जिन कणों से मिलकर आपका बना हुआ है वो सारे कण क्या कहलाते हैं? मूल कण। अब बच्चों, मूल कण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन बच्चों? एक तो स्थायी मूल कण, और दूसरे अस्थायी मूल कण। यानी कि परमाणु जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उन्हें हम मूल कण कहते हैं। और ये मूल कण दो प्रकार के होते हैं, स्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण। स्थायी मूल कण बच्चों ऐसे मूल कण होते हैं जिनका परमाणु के अंदर और बाहर स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्थायी मूल कण बच्चों केवल 3 हैं। कौन कौन है बच्चों? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। यानी कि स्थायी मूल कणों में 3 कण आते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों, अस्थायी मूल कण वो मूल कण होते हैं जिनका परमाणु के अंदर और बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। क्षण भर के लिए उनका अस्तित्व रहता है, इसके बाद अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे कण कौन कौन है बच्चों? ऐसे कुछ कणों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, मेसॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है, etc। ये सारे कण अस्थायी मूल कणों में आते हैं। अब बच्चों, यहां पर मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो स्थायी मूल कणों पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। चूंकि आपके सिलेबस में यही स्थायी मूल कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्रमशः आपको इनकी डिस्कवरी करनी है। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज आपको करनी है। अब बच्चों, इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं जो मैं आपको यहाँ क्लियर कराने जा रहा हूं, इनको ध्यान से समझिए। बच्चों, इनकी खोज से संबंधित एक पॉइंट है जो बड़ा ही इंटरेस्टेड है कि इन कणों की खोज कब और किसने की। इन कणों की खोज किसने की, उन साइंटिस्टों के नाम आप आसानी से याद रख सकें, इसके लिए एक स्टेटमेंट बना दिया गया, छोटा सा स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं बच्चों ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई मतलब ई से मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन का। ई से मतलब इलेक्ट्रॉन का हिंदी में लिख लो बच्चों। ई का मतलब यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन। और पी का मतलब बच्चों यहां प्रोटॉन है। और ना का मतलब बच्चों यहां न्यूट्रॉन है। अब सेकंड अक्षर देखिए बच्चों, यहां टी का मतलब है थॉमसन। साइंटिस्ट का नाम है थॉमसन भी कहते हैं बच्चों, थॉमसन भी कहते हैं इसको। रा से मतलब है बच्चों यहां रदरफोर्ड से। किससे है? रदरफोर्ड से है। रदरफोर्ड भी एक साइंटिस्ट का नाम है। चा का मतलब है बच्चों यहां चैडविक। तो इस छोटे से स्टेटमेंट का ये कमाल है कि ये हमें ये बता देता है कि किस मूल कण की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। तो आसानी से, बड़ी इजीली आप किस मूल कण की खोज किस साइंटिस्ट ने की ये आप आसानी से याद रख सकते हैं इसकी सहायता से। दूसरा पॉइंट आते हैं कि इनकी खोज कब की गई।
बच्चों ये आप समय याद कर लीजिए, 1897 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। 1919 1919 में प्रोटॉन की खोज की गई और 1932 में 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई। तो ये जो आपका पहला इनसे इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड पॉइंट है, इन तीनों पार्टिकल्स की, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूल कण को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इनकी खोज कब और किसने की, ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब बच्चों दूसरा पॉइंट आता है कि इनका सिंबल क्या है। इनका सिंबल क्या है बच्चों, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू सेव कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूं, सेव कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आते हैं इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर यानी कि सिंबल पर। इनका सिंबल क्या है, सिंबल्स क्या हैं इनके। बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है -1 E0। -1 बाईं तरफ नीचे की तरफ बनाया जाता है और 0 दाईं तरफ टॉप पे बना दिया जाता है, तो इसको भी बच्चों रीड करते हैं -1 E0, या सिर्फ इसके सिंबल के लिए हम E बनाते हैं। ये तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया। अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का सिंबल होता है 1P1। बाईं तरफ नीचे 1 बनाते हैं और दाईं तरफ ऊपर 1 बनाते हैं, इसको 1P1 रीड करते हैं या सिर्फ इसको कहते हैं P। अब बच्चों न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन का सिंबल है बच्चों 0N1। बाईं तरफ नीचे 0 बनाते हैं और N के दाईं तरफ टॉप पे 1 बनाते हैं, या सिर्फ न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं N से। तो ये तो बच्चों इनके सिंबल्स हो गए, संकेत हो गए। अब बच्चों इनके आवेश की अगर बात करें, चार्ज की बात करें, किस पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, आवेश कितना होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, केवल इनका चिन्ह विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। इट मींस इस पर 0 आवेश होता है। बच्चों जैसा कि आपको पता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब इसका मान देखिए कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, -1.66 गुणित 10 की घात -19, और इसका सिंबल होता है, इसके मात्रक का, इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम का अगर सिंबल लिखना चाहें तो C सिंबल होता है। इतना ही आवेश होता है प्रोटॉन पर, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। अंतर यह है कि इस पर यह चार्ज होता है पॉजिटिव। अब बच्चों अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, यानी कि 0 कूलाम आवेश होता है, इसी कारण से इसको न्यूट्रल कहते हैं। तो बच्चों अब आपको यह पता चल गया कि किस इन कणों की खोज कब की और किसने की, इनका सिंबल क्या है और इन पर चार्जेस क्या है। अब अगली बात करते हैं बच्चों, इनके द्रव्यमान की बात करते हैं कि इनका द्रव्यमान क्या है, मास क्या है। बच्चों द्रव्यमान को, ये बच्चों परमाणुओं के कण हैं, परमाणुविक कण हैं, तो परमाणुविक कणों के द्रव्यमान बच्चों मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि AMU में लिखे जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। आपको ये भी मैंने बता रखा था कि एक AMU में 1.6605 इंटू 10 टू द पावर माइनस माइनस माइनस, बताओ गैस करो, 24 ग्राम होते हैं। इतना ग्राम होता है किसमें, एक AMU। अब बच्चों इधर देखिए, इनके अगर द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, 9.10939 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। अगर बच्चों इसको किलोग्राम में अगर हम करें तो माइनस में 3 पावर इसकी और बढ़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, -31 kg। ग्राम में ही रखते हैं बच्चों। इसको जब AMU में लिखते हैं तो 0.0005486 AMU। इसके दोनों द्रव्यमान ग्राम और AMU में आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब बच्चों अगर हम बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो प्रोटॉन पे बच्चों द्रव्यमान होता है 1.1.672
6.2 गुणित 10 की घात -24 ग्राम। ग्राम में इतना होता है, एएमयू में 1.007276 एएमयू। ये नंबर्स आपको लर्न ही करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं। अब न्यूट्रॉन की बच्चों और बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6743 गुणित 10 की घात -24 ग्राम। ये 4 है बच्चों, -24 ग्राम। तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में और प्रोटॉन के द्रव्यमान में सिमिलरिटी है, ये लगभग समान होते हैं। 1.67 दशमलव के बाद 2 अंक समान है इसमें, इसके बाद डिफरेंस है, लगभग दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं। अब अगर एएमयू में देखें तो एएमयू में आता है 1.008665 एएमयू। एएमयू में भी मैंने क्या कहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग समान होते हैं और इनको बच्चों एएमयू में लगभग 1 एएमयू बोला जाता है। इसको भी 1 एएमयू यानी कि 1 बोला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 मान लिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे परमाणुओं के मूल कणों के बारे में, स्थायी मूल कणों के बारे में। स्थायी मूल कणों को बच्चों एक और नाम है प्रमुख मूल कण भी इनको कहते हैं। और जब भी स्थायी मूल कण या प्रमुख मूल कण की बात आती है तो आपको तुरंत यही 3 नाम याद आने चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों मैं समझता हूं कि ये बेसिक जानकारी आपको एक बार दिमाग में रिवाइज जरूर हो गई होगी। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आपको जानकारी हो गई होगी और पढ़े होंगे तो आपको एक बार रिवीजन आपका हो गया होगा। अब बच्चों मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की खोज की, क्रमशः सारे इन तीनों पार्टिकल की खोज के बारे में मैं 1 बाय 1 बताऊंगा अपने लेक्चर वीडियो में। आज अभी इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? कैथोड किरणों के द्वारा हुई थी। और कैथोड किरणें जो हैं ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। अभी मैं कैथोड किरणें क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी चीजें अभी आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं। कैथोड किरणें बच्चों अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन्हीं अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कई प्रयोग किए गए, जैसे कैथोड किरणों वाला एक्सपेरिमेंट किया गया, तापायनिक उत्सर्जन वाला एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन वाला एक्सपेरिमेंट किया गया, रेडियो एक्टिव विघटन किया गया। इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ हो गई कि सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक मूल कण है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूल कण क्यों है, तो आपको तुरंत उसका आंसर देना चाहिए बहुत सधे हुए शब्दों में। चूंकि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूल कण है। और बच्चों अभी तक ज्ञात जितने भी विद्युत आवेशित कण हैं उनमें से किसी भी विद्युत आवेशित कण पर एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश नहीं। यानी कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सबसे कम विद्युत आवेशित कण, जिस पर सबसे कम विद्युत आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन के आवेश को यूनिट मतलब इकाई मतलब एक मान लिया गया है। जब भी इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात होती है तुरंत हम -1 लिख देते हैं, लेकिन -1 का मतलब बच्चों ये होता है -1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। लेकिन इसको हम कितना मानते हैं? -1। यानी कि ये जो आंकिक मान है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम, इसको साइंटिस्टों ने 1 मान लिया है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 लिखा जाता है और प्रोटॉन का आवेश +1 लिखा जाता है। आगे आप रासायनिक समीकरणों में देखेंगे कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई भी एटम, तो उस पर मैं तुरंत -1 आवेश चढ़ा देता हूं और एक इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर जाता है तुरंत उस पर +1 आवेश चढ़ा देता हूं। उसका मतलब क्या होता है? 1 का मतलब यही होता है, लेकिन ये आंकिक मान लिखने में दिक्कत होती है और चूंकि इससे कम आंकिक मान इससे कम आवेश के आंकिक मान वाला कण ज्ञात नहीं है, इसलिए इसके लिए 1 का यूज किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को -1 क्यों लिखते हैं, प्रोटॉन के आवेश को +1 क्यों लिखते हैं।
तो ये तो यहाँ तक बच्चों मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद मैं आपको कैथोड किरणों की खोज के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई है वो कैथोड किरणों के द्वारा ही हुई है। तो बच्चों अभी तक जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया ये सब मैंने बोर्ड पर राइट डाउन कर दिया है, जरा एक बार रीड कर दे रहा हूँ, इसके बाद आप नोट कर लीजिए। मैंने हेडिंग डाला है चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना। इसके बाद हेडिंग डाला है इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के द्वारा हुई है। कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। इन ऋणावेशित अति सूक्ष्म कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर इसके बाद केवल कैथोड किरणों के अध्ययन से ही नहीं परंतु कई अन्य प्रयोगों से, जैसे तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, रेडियो एक्टिव विघटन के अध्ययन से यह प्रमाणित हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन द्रव्य यानी कि पदार्थ का एक मूल कण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने राइट डाउन की है, इलेक्ट्रॉन का आवेश विद्युत आवेश की यूनिट मतलब इकाई माना जाता है, क्योंकि अब तक ज्ञात किसी भी विद्युत आवेशित कण पर एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश से कम आवेश नहीं है। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बच्चों बात करते हैं कैथोड किरणें क्या हैं। बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस पिल्कर। जूलियस पिल्कर, इन्होंने 1859 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक कांच की विसर्जन नली ली। इसको मैं बोर्ड पे समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कांच की एक विसर्जन नली ली। विसर्जन का मतलब समझते होंगे, डिस्चार्ज, विसर्जित करना, जैसे बच्चों बोलते हैं अस्थियां विसर्जित करना। इस तरह से इन्होंने एक ली विसर्जन नली। ये कांच की थी बच्चों। इसमें इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इसमें एक वैक्यूम पंप लगाया, निर्वात पंप लगाया। पूरा थ्योरी समझिए बच्चों ध्यान से। इन्होंने इसमें एक निर्वात पंप लगाया और बच्चों इस निर्वात पंप की सहायता से क्या किया बच्चों इन्होंने, ये था वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप की सहायता से इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकाली और इसके अंदर जो प्रेशर इन्होंने बनाया, जो दाब बनाया, वो बहुत कम दाब उत्पन्न किया। कितना, 0.00 mmHg। इसका मतलब बच्चों समझते हो, दाब जो है वो बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। बैरोमीटर में एक पैमाना बना होता है जिसमें मिलीमीटर में भी चिन्ह लगे होते हैं और सेंटीमीटर में भी चिन्ह लगे होते हैं। जो सामान्य दाब होता है बच्चों वो 76 सेंटीमीटर पारा, एचजी का मतलब पारा स्तंभ के बराबर होता है। यानी कि सामान्य, देखिए बच्चों इस तरह का बैरोमीटर होता है और बैरोमीटर में बच्चों क्या है, बैरोमीटर में भरा होता है पारा और इसमें ये निशान बने होते हैं। निशान बच्चों मिलीमीटर में भी होते हैं और सेंटीमीटर में भी होते हैं। इस तरह का ये यंत्र होता है बैरोमीटर। अब बच्चों इसमें है क्या, पारा भरा होता है। सामान्य जो दाब होता है उस दाब पर पारा 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है। कितना चढ़ जाता है, 76 सेंटीमीटर की रीडिंग दिखाता है। तो सामान्य दाब हम लिखते हैं 76 सेंटीमीटर एच, मतलब 76 सेंटीमीटर पारे के कॉलम के बराबर। अगर इसी को मिलीमीटर में लिखें तो 760 मिलीमीटर, चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो हम सामान्य दाब लिखते हैं 760 मिलीमीटर Hg। स्तंभ, पारे का स्तंभ मतलब पारे पर इस बैरोमीटर में पारा इतने मिलीमीटर तक ऊपर चढ़ जाएगा। अब आप इसी से तुलना करो कि इसमें इतना कम दाब उत्पन्न किया गया विसर्जन नली में और कितना, 0.0001 मिलीमीटर पारा स्तंभ। ये इस वैक्यूम पंप की सहायता से इतना कम दाब इसके अंदर उत्पन्न किया जाता है। फिर इसमें एक गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, गैस। इतने कम दाब पर इस विसर्जन नली में गैस भरते हैं। ये क्या है बच्चों, विसर्जन नली। गैस भरते हैं, इसमें 2 प्लेटें बच्चों लगाते हैं। एक प्लेट इधर लगाते हैं और एक प्लेट बच्चों इधर लगाते हैं। 2 प्लेटें इसके अंदर लगा देते हैं, इसको यहां से हटा के इधर बना देते हैं।
दो प्लेटें लगाते हैं और इन दोनों प्लेटों को तार की सहायता से एक बाहर एक विद्युत स्रोत रखा होता है। यहाँ मान लो ये तार है और इस तार को ऐसे यहाँ कनेक्ट करते हैं और इसको जोड़ते हैं हाई वोल्टेज सोर्स। हाई वोल्टेज सोर्स, उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से इन दोनों प्लेटों को जोड़ते हैं। जिस सिरे पर बच्चों माइनस चार्ज होता है, जो माइनस प्लेट होती है, उसको हम कहते हैं कैथोड प्लेट। कैथोड वाली प्लेट निगेटिव होती है। जहां प्लस होता है उस प्लेट को बोलते हैं एनोड प्लेट। और इसमें भरते हैं गैस, जिस गैस में विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करने को विद्युत विसर्जन। अब जैसे भाई विसर्जन का मतलब जैसे अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित की या कुछ फूल पत्ती जल में प्रवाहित करना, छोड़ना, तो यहाँ पर फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसमें गैस भर के और इसमें इतना, सबसे पहले इसमें विसर्जन नली के अंदर इतना कम प्रेशर उत्पन्न करते हैं, फिर इसके बाद इसमें गैस भरते हैं और इस विसर्जन नली में दो प्लेटें लगी होती हैं, एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं। फिर उन दोनों को तार की सहायता से एक बाहरी उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से रखते हैं, फिर उसको ऑन करते हैं। ऑन करने पर क्या पाया, जूलियस प्लेकर ने क्या पाया, जब इसका अध्ययन किया, ऑब्जर्वेशन इसका किया, ऑब्जर्व किया इसको, तो उन्होंने पाया कि एक प्रकार की अदृश्य किरणें कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की ओर जा रही हैं, और कैथोड के सामने जो कांच की नली की दीवार है वहां पर हरे रंग की प्रतिदीप्त फ्लोरोसेंस यानी कि चमक उत्पन्न कर रही हैं। ये यहां से एक प्रकार की अदृश्य किरणें ऐसे निकल रही हैं और किस तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। पुंज, पुंज मतलब बहुत सारी किरणों के समूह को हम पुंज कहते हैं। ठीक है, इस तरह की अदृश्य किरणें निकल रही हैं और किस तरफ भाग रही हैं बच्चों, कैथोड से निकल रही हैं, एनोड की ओर भाग रही हैं। और कैथोड के सामने वाली जो कांच की नली की दीवार है वहां हरे रंग की प्रतिदीप्त, प्रतिदीप्त को मोटे तौर पे समझो चमक, चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो जूलियस प्लेकर ने इन्हीं किरणों का नाम रखा कैथोड किरणें, कैथोड रेस, कैथोड किरणें। तो बच्चों इसकी जो डेफिनेशन बनती है, डेफिनेशन में यही सारी बातें जब मैं एडजस्ट कर देता हूं तो एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है कि जूलियस प्लेकर ने सन 1859 में ज्ञात किया कि किसी गैस में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली के कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है जो कैथोड के सामने वाले कांच की नली की दीवार में हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। कैथोड से निकली ये अदृश्य किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। तो ये पूरा कैथोड किरणों के बारे में विश्लेषण था जो मैंने आपके सामने रखा। ये आपकी विसर्जन नली, इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब आप बच्चों इसका लो स्क्रीनशॉट और इसे अपनी कॉपी में नोट करो। अब बच्चों आते हैं कैथोड किरणों के गुणों पर, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी क्या है, इनके ऊपर अब डिस्कशन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, एक पर्दा लगा दिया गया, ये मेज रखी गई है, सामने एक पर्दा लगा दिया गया। अब इस और यहां से कैथोड किरणों की बीम डाली जा रही है। तो कैथोड किरणों की बीम डाली जा रही है तो पर्दे पर सीधे लाइट पड़ रही है। अब बीच में एक कोई ऐसी वस्तु रख दी गई जो अपारदर्शी है, यानी कि पारदर्शी नहीं है। कैसी है, अपारदर्शी। तो देखा गया कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पर्दे पर बन रहा है, यानी कि इसकी छाया इस पर्दे पर पड़ रही है। तो जिससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। दूसरी बात, कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। इसका पता कैसे लगाया गया, कैथोड किरणों के रास्ते पर एक हल्का हल्का लाइट पहिया रख दिया गया, हल्का पहिया रख दिया गया, बहुत ही हल्का, हल्की धातु का पहिया रख दिया गया। तो कैथोड किरणें जब वहां से होकर गुजरी
तो कैथोड किरणों ने उस पहिए को घुमा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से बनी है, जिसकी वजह से उनमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और उसी ऊर्जा से ये लाइट जो व्हील है, पहिया है, ये घूम रहा है। तो इस तरह से कई एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे कैथोड किरणों के की जो प्रॉपर्टीज हैं वो निकल के सामने आई। पहली प्रॉपर्टी क्या? कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। फिर कैथोड किरणों को एक ऐसे क्षेत्र से गुजारा गया, देखो दो प्लेटें रख दी गई, इस प्लेट को विद्युत चालक प्लेटें रख दी गई, इसको प्लस बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया गया और इसको बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दिया गया। तो इसका मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इनके बीच से जब कैथोड किरणों को गुजारा गया तो कैथोड किरणों का झुकाव हो गया बच्चों प्लस प्लेट की ओर। प्लस प्लेट की ओर किस तरफ झुक गई कैथोड किरणें? प्लस प्लेट की ओर। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी। किससे बनी है? ऋण आवेश। आप जानते हो कि माइनस का अट्रैक्शन प्लस की तरफ होता है, माइनस का माइनस की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता है, माइनस का माइनस की तरफ रिपल्सन होता है। तो यानी कि कैथोड किरणें विक्षेपित हो रही हैं, विद्युत क्षेत्र में जाने पर कैथोड किरणें विक्षेपित हो रही हैं। यही बात तब हुई जब दो चुंबक रख दिए गए, एक यहां पर चुंबक रख दिया गया और ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और एक यहाँ चुंबक रख दिया गया, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। तो इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर क्या हुआ? जब कैथोड किरणें अंदर से गुजरी तो कैथोड किरणें विक्षेपित हो गई, मुड़ गए, यानी कि कैथोड किरणें दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुड़ गई। ठीक है, यानी कि इनमें विक्षेपण हो गया। तो इसका मतलब कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। और ये प्रॉपर्टी नंबर 4, ये तो अभी एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताई, कैथोड किरणें कांच की नली की दीवार में प्रतिदीप्त यानी कि चमक उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? चमक उत्पन्न करती हैं। फिर इसके बाद कैथोड किरणें धातु की पन्नी में ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं। धातु की पन्नी को क्या कर देती हैं? हीट कर देती हैं, गर्म कर देती हैं, जिस वजह से उसमें ताप दीप्त उत्पन्न हो जाती है। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकल जाती हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, यानी गैसों को उनके आयनों में विभाजित कर देती हैं। और फोटोग्राफिक प्लेट, बच्चों एक विशेष प्रकार की प्लेट होती है जिसको फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं, ये क्या करती है? उसको प्रभावित करती हैं, यानी कि उसको काला कर देती हैं। और कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह से बच्चों ये 8 प्रॉपर्टी मैंने राइट डाउन की हैं, जिनको आप राइट डाउन कर लेंगे 4-4 के ग्रुप में, इसको डिवाइड करके आप इनको तैयार कर लेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी है कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। तीसरी प्रॉपर्टी, कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, कैथोड किरणें कांच की नली की दीवार में प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, कैथोड किरणें धातु की पन्नी में ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकल जाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो ये बच्चों कैथोड किरणों की प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बच्चों आते हैं कैथोड किरणों की प्रकृति पर। नेचर ऑफ कैथोड रेज, इसको समझते हैं, नेचर इनका कैसा है। बच्चों जे टॉमसन और उनके कई सहयोगी वैज्ञानिकों ने मिलकर के कैथोड किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया था, इनकी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त की और इनकी प्रकृति से ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब बच्चों क्या है प्रकृति के बारे में, क्या क्या मेन फैक्ट्स निकल के आए, इसको आप समझिए। बच्चों ये जे टॉमसन, पूरा नाम जे टॉमसन, टॉमसन, थॉमसन भी इसको रीड करते हैं, जे थॉमसन, और उनके सहयोगी साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने क्या किया, कैथोड किरणों की प्रकृति पता की और इन्होंने जो प्रकृति पता की उसमें यह फैक्ट निकल के आया कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है।
और जिन ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं उनके आवेश और द्रव्यमान के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की और ये पता चला कि इनके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात एक नियतांक है जो विसर्जन नली में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रोड दो हैं बच्चों, इसमें एक कैथोड है, दूसरा एनोड है, और विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता है। कौन? आवेश E और द्रव्यमान m का अनुपात, या ऐसे कहिए कि अति सूक्ष्म कणों के आवेश और उनके द्रव्यमान का अनुपात जो है वो विसर्जन नली के इलेक्ट्रोडों के पदार्थों या विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये निष्कर्ष निकला कि इनका जो अनुपात है, आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है, ये नियतांक तो है ही, नियतांक होने के साथ साथ ये एक सार्वत्रिक नियतांक है। इसकी वैल्यू डिटरमिन की गई। अब आवेश को E से डिनोट किया गया और द्रव्यमान को m से डिनोट किया गया, तो अनुपात लिखा गया E अपॉन m। E अनुपात m को बच्चों आप कैसे लिखोगे? E अपॉन m, जो निकल के आया 1.759 गुणित 10 की घात 8 कूलाम प्रति ग्राम। अब इसी को कहा गया सार्वत्रिक नियतांक। बच्चों ऐसा नियतांक जिसका मान सदैव या सभी जगह समान रहता है उसको हम सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इससे बच्चों जो ओवरऑल निष्कर्ष निकल के आया वो ही निकल के आया कि इसका मतलब है कि सभी पदार्थों की कैथोड किरणें समान प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। सभी पदार्थ की कैथोड किरणें सभी प्रकार की कैथोड किरणें समान प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। और कैथोड किरण के इसी अति सूक्ष्म कण को वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन की हो गई रिसर्च। अब बच्चों ये पूरा विश्लेषण जो मैंने अभी आपको सुनाया वो पूरा बोर्ड पे राइट डाउन है, एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं रीड किए दे रहा हूं, फिर आप इसे नोट कर लीजिए। कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से बनी हैं। कैथोड किरणों के कणों के लिए आवेश को बच्चों यहां मैंने E से डिनोट किया है, और द्रव्यमान m का अनुपात एक नियतांक है। इन कणों का E अपॉन m अनुपात विसर्जन नली के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ या विसर्जन नली में गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कैथोड किरणों के कणों के लिए E अपॉन m अनुपात सार्वत्रिक नियतांक है और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ राइट डाउन की है। इससे सिद्ध होता है कि सभी पदार्थों की कैथोड किरणें समान प्रकार के ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हैं। कैथोड किरण के इसी ऋणावेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए आप अपनी कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आया हो, आपके काम का हो, आपको लग रहा है कि इससे आपकी नॉलेज में वृद्धि हो रही है, तो लेक्चर वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं और उनको समझ में आ रही है केमिस्ट्री, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।